हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आर्थिक सर्वेक्षण का जो अध्याय 6 है इसका इस बार नाम चेंज किया गया है और इसमें जो दिए गए फैक्ट है वो भी चेंज किए गए हैं। पिछले साल तक इकोनॉमिक सर्वे में अध्याय 6 का नाम हुआ करता था संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। इस साल इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी कुछ डाटा इसमें ऐड किए गए हैं। तो वो सारा चीज़ अभी के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक भी अवेलेबल हो जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए ये क्लास चलाया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस 15 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। देखिए, टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 6 बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी। वैसे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर 6 से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ इस साल जो है कुछ ऐसे डाटा इसमें ऐड किए गए हैं जिससे शायद प्रश्न बन जाए। एक तो शुगर मिल फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री से हमारे प्रदेश में 4 शुगर फैक्ट्री है, उसमें कुछ नए डाटा ऐड किए गए हैं। जैसे कि नाम आप देख रहे हैं बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी। बैंकिंग वाले चैप्टर से जो है केवल आपके सहकारिता विभाग जो वैकेंसी निकालता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और जो आपका पहली बार जो ऐड हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी उससे शायद कुछ क्वेश्चन बने। कुछ बेसिक क्वेश्चन ही बनेंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल पे तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ सुमेलित कीजिए टाइप के क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए, बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 अग्रिम अनुमान स्थिर कीमतों पर। बैंकिंग क्षेत्र का हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी है 10,75,626 लाख रुपए का। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में इसके हिस्सेदारी कितना प्रतिशत पूछा जाए तो बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में 3.30% है। कितना? 3.30%। और वृद्धि की बात किया जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बैंकिंग क्षेत्र से आपका 4.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2024-25 की तुलना में 25-26 में 4.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यों में अगर बैंकिंग कार्यों की गतिविधियों का विवरण हम देखें तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में टोटल बैंकों की संख्या है 46। ठीक है, टोटल 46 बैंक है हमारे छत्तीसगढ़ में मार्च 2025 तक की स्थिति में। और इन बैंकों की शाखाओं की संख्या देखा जाए, यानी कि हर एक बैंक का अपने ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि एसबीआई, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग शहरों में खुले होते हैं। तो इन सभी बैंकों की शाखाओं की संख्या की बात किया जाए तो 3,494 इनकी संख्या है। एटीएम की संख्या 3,627, और इन बैंकों के अंतर्गत, बैंक और उनकी शाखाओं के अंतर्गत कुल जमा राशि की बात किया जाए तो वो है आपका 3,10,684.3 करोड़ रुपए। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे में जून 2025 तक का भी डाटा दिया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सेम बैंकों की संख्या 46 है, शाखाओं की संख्या बढ़ करके 35-10 हो गया है, और एटीएम की संख्या घट करके आपका यहाँ पे 36-27 है, यहाँ पे 36-21 हो गया है। जून का डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो स्थिति है उस डाटा पर मेन फोकस करता है।
ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक फिलहाल। प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत भागीदारी अनुमानित है? तो 3.30% की भागीदारी अनुमानित है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आएगा। बाकी इस नीचे वाले टॉपिक से या इस आपके टेबल से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक शाखाओं की संख्या जून 2025 तक की स्थिति में। जून 2025 तक की स्थिति में जैसे कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में बैंक शाखाओं की संख्या थी 3,510। इन 3,510 में से आपका ग्रामीण क्षेत्र में 1,541, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आपका 938 और शहरी क्षेत्रों में 1,031 बैंक शाखाएं हैं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना शहरी आबादी के कंपैरिजन में ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र के कंपैरिजन में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखा ज़्यादा है। ठीक, और ये जो कुल आपके बैंकों की संख्या है 3,510, उसमें से 71% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चल रही है। ये दोनों में 71%, टोटल का 71%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना पिछले साल तक ना इस आपके आर्थिक सर्वेक्षण में टॉपिक जिसका नाम हुआ करता था संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आपका मुद्रा योजना, इसका एक टेबुलेशन फॉर्म में हुआ करता था जिसको हम एक टेबल में पढ़ते थे। लेकिन इस साल इस चैप्टर 6 से सब कुछ हटा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, जितनी भी बीमा योजना संचालित थी ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 6 से उसको हटा दिया गया है। देखो इकोनॉमिक सर्वे में ना अब तक जो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसमें से चैप्टर नंबर आपका 3 और चैप्टर नंबर 5 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोक वित्त वाला और राजकीय आय वाला टॉपिक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अब ये चैप्टर 6 के बाद जो हम पढ़ेंगे ना उसमें से सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 के बाद 7 से लेकर के 17 नंबर तक का जो चैप्टर है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद के जो लेक्चर रहेंगे ना उसको मिस मत कीजिएगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें इसकी जो शुरुआत है इसका शुभारंभ किया गया था, यानी ये लागू हुआ 28 अगस्त 2014 से। ठीक, इसके डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, ये कब से लागू हुआ? तो 28 अगस्त 2014 से यह लागू हुआ। यह एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो। अच्छा, एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, व्यापक में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका उद्देश्य था, यानी कि उद्देश्य है आज भी वर्तमान में, देश के हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। देखो ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा किया गया था कि भारत के सभी नागरिकों का अपना एक बैंक अकाउंट होगा। शहरी क्षेत्र के लोगों का तो जनरली बैंक अकाउंट होता था, और जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और जो गरीब परिवार है उनका बैंक अकाउंट बहुत कम पहले हुआ करता था 2014 से पहले। उसका कारण क्या है, जो गरीब तबका था और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो आपके डेली वेजेस पे, यानी कि डेली कमा करके डेली खाने वालों में से है। उनका एक तो आय का स्रोत ही कम रहता है, और जो बचा खुचा पैसा है उसको वो बैंक में जमा नहीं करना चाहते, क्योंकि बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है कि आपको उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये मेंटेन करना कंपलसरी होता है, और शहरी क्षेत्रों में तो 5,000 से लेकर के 10,000 आपके टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड रहता है। अगर आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलाने जाएंगे तो उसमें 10,000 से 25,000 रुपये आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना मैंडेटरी रहता है।
तो इस कारण से जो गरीब तबका था और जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोग अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो मिनिमम 1,000 रुपये मिनिमम आपका बैलेंस मेंटेन करना था। तो ये सारा क्राइटेरिया हटा दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। इसमें फैसिलिटी लाई गई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की, यानी कि हर कोई व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है, उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता क्या था? 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क खुद से खोल सकता है, और 10 वर्ष से आपका 18 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग है वो अपने गार्जियन की निगरानी में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग तो लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपना पैसा बैंक में जमा क्यों करेंगे? तो उसके लिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुछ बीमा योजना, कुछ आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाई, ताकि लोग खाते में पैसा जमा करें, ताकि उनको जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सके। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी अपना बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, उन्हें उनका दुर्घटना बीमा आपका 1 लाख रुपए, जिन्हें रुपे कार्ड जारी किया जाता है, रुपे कार्ड धारक खाता धारक जो है, उन जिनका अपना रुपे क्या है, एक डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, एटीएम से जो पैसा निकालते हैं डेबिट कार्ड, उन्हें 1 लाख रुपए तक का उनका दुर्घटना बीमा होता है। यानी कि कोई एक्सीडेंट होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर उनका रहेगा। जीवन बीमा यानी कि अगर सामान्य स्थिति में उस खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा उसके फैमिली या उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का भी इसमें प्रावधान रखा गया कि 6 महीने तक संतोषजनक जो अपने खाते का संचालन कर रहे हैं, यानी कि लेन देन उसमें रखे हुए, पैसा जमा भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी कर रहे हैं और पैसा विड्रॉल यानी कि निकाल भी रहे हैं, तो 6 महीने तक संतोषजनक संचालन के बाद 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसमें निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट ओपन कर दिए, उसमें 5,000 रुपए डाल के रख दिए, उसके बाद 3 साल बाद आकर के बोल रहे हैं कि हमें ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन होता है, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा। अगर आपने 6 महीने में काफी अच्छा उसमें ट्रांजैक्शन किया होगा तो आपको 10,000 रुपए तक मिल सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन कम होगा तो 3,000, 4,000, 5,000, ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये सब। तो ये सारी जो चीजें लाई गई, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये आपके अकाउंट ओपन करने के लिए जो भारत के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा अपना अकाउंट ओपन करें और डिजिटल इंडिया का लक्ष्य पूरा हो, इसीलिए ये सारी खाता धारकों को लाभ इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। अब बात करें इस योजना के प्रगति की, तो वर्तमान में हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत 24 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में ग्रामीण खातों की संख्या है आपका 1,53,70,190, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में ही खोले गए। शहरी खातों की संख्या है 32,42,680। प्रदेश में कुल खाता धारक यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 1,85,59,870 आपके दिसंबर 2025 तक की स्थिति में प्रदेश में खाता धारक है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट खोले गए, उन बैंक अकाउंट में कुल कितनी राशि जमा है पूछा जाए तो 8,288.02 करोड़ रुपए इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाता में पैसा जमा है। उसके बाद रुपे डेबिट कार्ड, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1,13,02,447 रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक, ये थोड़ा सा इस योजना को याद रखना, इससे क्वेश्चन आया है मेरा खाता भाग्य विधाता, कब ये योजना लागू हुआ, इस योजना के अंतर्गत खाता धारक को क्या क्या लाभ मिलता है, इसकी पात्रता क्या है और इसकी छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन FPO। ये होता क्या है? सबसे पहले कृषक क्लब, फार्मर क्लब और कृषक उत्पाद संगठन, ये दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, इसे समझिए। कृषक क्लब यह नाबार्ड द्वारा समर्थित एक अनौपचारिक, ठीक है, अनऑफिशियल मंच है जो ग्रामीण स्तर पर बैंक शाखाओं के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है,
नाबार्ड द्वारा समर्थित है लेकिन अनऑफिशियल, अनौपचारिक है। ये किसानों, इसमें जो है किसानों का क्लब बनाया जाता है बैंक शाखाओं के माध्यम से। दूसरा है कृषक उत्पाद संगठन, यह किसानों का एक कानूनी संगठन है। यह अनौपचारिक संगठन है, यह कानूनी संगठन है। जैसे कंपनी या सहकारी समिति जो व्यावसायिक आधार पर, यानी कि उनके व्यवसाय, किसान जो खेती करेंगे, खेती के बाद उस उपज को एकत्र करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, ये सारा कुछ आपके कृषक उत्पाद संगठन का रहता है। तो उनके व्यावसायिक आधार पर इसका गठन किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। उद्देश्य क्या होता है इन दोनों आपके कृषक क्लब या कृषक उत्पाद संगठन का? छोटे किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाना, बिचौलियों को कम करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और फसल की बिक्री के लिए सामूहिक सौदेबाजी, यानी कि एक संगठन है तो आपके सामूहिक सौदेबाजी करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे की शक्ति को बढ़ाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कृषक उत्पाद संगठन FPO। अब देखिए इसमें इस बार कुछ डाटा आया है, उसको ध्यान समझना। एक है आपका प्रोड्यूसर निधि के अंतर्गत, प्रोड्यूसर निधि कुछ नहीं, नाबार्ड द्वारा इन आपके FPO कृषक उत्पाद संगठन को जो फंड प्रदान किया जाता है इस कृषक उत्पाद संगठन को चलाने के लिए, इन कृषक उत्पाद संगठन की वित्तीय सहायता के लिए। तो प्रोड्यूसर निधि के अंतर्गत प्रदेश के 16 जिलों में, अब ये 16 जिले कौन से हैं एकदम इकोनॉमिक सर्वे में पूरा डिटेल में बताया नहीं गया है, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में प्रोड्यूसर निधि के अंतर्गत 57 FPO कृषक उत्पाद संगठन संचालित है, जिसमें शामिल सदस्यों की संख्या है 24,927। वहीं PODFID, अब ये PODFID क्या है? जो नाबार्ड के द्वारा जो प्रोड्यूसर फंड निधि के माध्यम से कृषक उत्पाद संगठन बनाए गए हैं उनको अपना एक ID दिया जाता है, हर एक संगठन को ID दिया जाता है। ये कुछ नहीं, यही आपका प्रोड्यूसर आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, वही प्रोड्यूसर निधि ID के अंतर्गत प्रदेश के 14 जिलों में 17 FPO कृषक उत्पादक संगठन को जो है अपना ID दे दिया गया है। इसके अंतर्गत 1692 सदस्य है। और तीसरा है भारत सरकार की 10,000 FPO योजना। प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्पना के अंतर्गत पूरे भारत भर में 10,000 FPO यानी कि कृषक उत्पाद संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इन 10,000 FPO में से हमारे प्रदेश के 15 जिलों में 25 आपके FPO का गठन स्वीकृत है, अभी हुआ नहीं है, गठन स्वीकृत है, ठीक, जिसके अंतर्गत लगभग 14,967 सदस्य इसमें शामिल होना अनुमानित है। अब अगर देखिए मैंने क्या कहा, इस सेक्टर से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड द्वारा समर्थित कृषक उत्पाद संगठन में प्रोड्यूसर निधि के अंतर्गत आपके कुल कितने कृषक उत्पाद संगठन संचालित है? 57। प्रदेश में नाबार्ड द्वारा समर्थित कृषक उत्पाद संगठन की PODFID की कितने आपके संगठन को प्रदान किया गया है या स्वीकृत है? तो यह है आपका, देखिए यह है संवर्धित, यह है स्वीकृत, 17 आपके FPO को। और भारत सरकार की 10,000 FPO योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल कितने आपके FPO स्वीकृत है? तो 25 FPO स्वीकृत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषक ऋण वितरण। हमारे प्रदेश में कृषि कार्य, ठीक है, कृषि कार्य में जो अल्पकालीन ऋण है, देखिए ऋण के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। कृषि में अल्पकालीन कृषि ऋण, कृषक ऋण, मध्यकालीन कृषक ऋण और दीर्घकालीन कृषक ऋण होता है। तो हमारे प्रदेश में जो अल्पकालीन कृषि ऋण है वो 0% ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, 0%, ठीक। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से यानी कि आज से 12 साल पहले 1 अप्रैल 2014 से 0% ब्याज दर पर किसानों कृषि को अल्पकालीन ऋण, देखिए इसमें मध्यम और दीर्घकालीन नहीं है, केवल अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है 0% ब्याज दर पर। राज्य सरकार के द्वारा 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन और लाख की खेती, इन दोनों को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को भी कृषि का दर्जा दिया गया है। तो प्रदेश में अल्पकालीन कृषि ऋण
अधिकतम 5 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से आपका नगद अनुपात वस्तु यानी कि 60% जो है राशि है आपके नगद के रूप में, और 40% कृषि कार्य के लिए जो वस्तुएं खरीदने वाले हैं उसके लिए प्रदान किया जाएगा। मत्स्य पालन एवं ऋण, इसमें मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण अधिकतम 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा। उद्यानिकी कार्यों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। लाख की खेती, पोषक वृक्ष यानी कि जिसमें लाख के कीट का पालन किया जाता है, कुसुम पर 5,000 रुपए, बेर पर 900 रुपए तथा पलाश पर 500 रुपए प्रति वृक्ष ऋण सीमा निर्धारित है, तो इसमें भी 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गौपालन हेतु ऋण 2 लाख रुपए तक 1%, 2 से 3 लाख रुपए तक जो है आपका 3%, ठीक है, 1%, 3%, 2 लाख तक 1%, 2 से 3 लाख तक 3% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जिसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है, कब किस समय से जो है 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ये भी आ चुका है, और ये दोनों भी आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन में। तो ये टेबल को अच्छे से अपने माइंड में बैठा के रखना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, एपेक्स बैंक, जो इसकी वैकेंसी आती है उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो फिर भी इस आपके अध्याय 6 बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में इसका एक ओवरव्यू दिया गया है, इसको काफ़ी डीप में पढ़ना होता है अगर एपेक्स बैंक की कोई वैकेंसी आती है तो। एपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक क्या है? राज्य की सहकारी बैंकिंग संरचना की यह शीर्ष संस्था है। मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर में इसका मुख्यालय है। पंजीकृत 30 अक्टूबर 2000 को, क्योंकि जब एपेक्स बैंक की वैकेंसी आई थी तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बने थे। 30 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अस्तित्व में आया। बैंकिंग कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001 से 1 अप्रैल 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में बैंकिंग कार्य प्रारंभ हुआ। संरचना, राज्य में ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में जो है त्रिस्तरीय सहकारी संस्था में ये शीर्ष पर है, ठीक है, जिसमें नीचे तरफ जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्य करती है। जैसे कि अगर हम हायरार्की देखें तो इसमें जो है आपके टॉप में होगा यहाँ पर एक आपका एपेक्स बैंक यानी कि जिला सहकारी बैंक टॉप में होगा। उसके बाद नीचे आएगा आपका जिला सहकारी बैंक, ठीक है, जिला सहकारी बैंक उसके नीचे आएगा। फिर उसके बाद आपके जो PACS यानी कि कृषि सहकारी साख समितियां, ये इसके नीचे आएंगी। तो इसे ही कहा जा रहा है कि ये त्रिस्तरीय संरचना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में जो आपका जो सहकारी बैंक है वो किस प्रकार की संरचना है, तो त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें शीर्ष पर एपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, उसके नीचे कार्य करते हैं जिला सहकारी बैंक, उसके नीचे कार्य करते हैं ये साख समितियां, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है और उनका कार्य क्षेत्र, उनका विस्तार कहां पर है, उनकी कितनी शाखाएं हैं, कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां इन जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कार्य कर रही है, और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना से अधिसूचित 515 नवीन समितियां इसमें स्वीकृत है। देखिए ये कुछ नहीं है, पहले की संख्या बताई गई है और बाद की संख्या। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या है 2058। बीच में प्रदेश सरकार ने पिछले साल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना अधिसूचित 515 सहकारी समितियों की संख्या यानी कि नए सहकारी समितियों का गठन किया, उनकी संख्या थी 515। वास्तव में अगर कुल प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या पूछा जाए तो ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा 2058 प्लस 515, लेकिन उसको अलग अलग क्लासिफाई करके बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसको हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। इसका कार्य क्षेत्र है धमतरी,
महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है। और इस रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत कुल 75 इसकी शाखाएं संचालित है, यानी कि इन सभी में टोटल मिलाकर के 75 शाखाएं इसकी स्थापित है। और इस रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 550 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां इसके अंतर्गत कार्य करती है। और जो 515 नवीन स्वीकृत हुए हैं उसमें से 132 इस रायपुर के अंतर्गत है। सेकंड नंबर पर है दुर्ग। दुर्ग का कार्य क्षेत्र है दुर्ग, बालोद, बेमेतरा। तो इन सभी को मिलाकर के टोटल इसकी 74 शाखाएं हैं और इसमें इसके अंतर्गत आपका 311 प्राथमिक कृषि सहकारी साख सहकारी समितियां कार्य करती है और 515 नवीन स्वीकृत में से 91 इस दुर्ग के अंतर्गत है। तीसरे नंबर पर है राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिसका कार्य क्षेत्र है राजनांदगांव और कबीरधाम, 2 है। ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल आपके 45 शाखाएं इसकी स्थापित है। इसके अंतर्गत 222 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्य करती है। 515 नवीन स्वीकृत में से 136 इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिसका कार्य क्षेत्र है बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही। इन सभी में को मिलाकर के टोटल 59 इसकी शाखाएं स्थापित है। इसके अंतर्गत 430 प्राथमिक कृषि साख समितियां स्थापित है और 515 नवीन स्वीकृत में से 47 इसके अंतर्गत आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंबिकापुर। अंबिकापुर के अंतर्गत अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया इसका कार्य क्षेत्र है और इन सभी में मिलाकर के टोटल 31 इसकी शाखाएं स्थापित है। इसके अंतर्गत 153 प्राथमिक कृषि साख समिति इसके अंतर्गत आएंगे और 515 नवीन स्वीकृत में से 33 इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका जगदलपुर। जगदलपुर में आपका जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, मैंने बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, 47 इसकी शाखाएं हैं। 258 इसके अंतर्गत साख समितियां हैं और 39 515 नवीन स्वीकृत में से 39 इसके अंतर्गत है। अब देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 6। कौन कौन सा है? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। उसके बाद लिखा हुआ है रायगढ़ के परिसमापन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में एपेक्स की शाखाएं। एपेक्स की शाखा मतलब इसकी शाखा की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की। यानी आपका ये जो है रायगढ़ और जशपुर, इस देखो अगर आप यहां पर देखेंगे तो रायगढ़ को किसी में शामिल नहीं किया गया है। रायगढ़ और जशपुर में डायरेक्ट एपेक्स बैंक की शाखा स्थापित किया गया है। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जशपुर। सारंगढ़, बिलाईगढ़ आपका इसमें भी शामिल है, रायपुर में भी। और यहां पर देखिए रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जशपुर, इसमें इसके अंतर्गत टोटल 14 शाखाएं हैं। 134 आपकी प्राथमिक साख समिति है, 515 नवीन स्वीकृत में से 37 है। प्रश्न पूछा जाएगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर लेना है 6। ठीक है। आपका जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। सर्वाधिक आपकी शाखाएं किसकी है पूछा जाए तो ओवरऑल में से सर्वाधिक शाखा है रायपुर की, रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की। ठीक। तो टोटल अगर बात किया जाए तो प्रदेश में जिला सहकारी बैंक जो टोटल 6 जिला सहकारी बैंक है उसकी 345 शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत है और 515 नवीन स्वीकृत है या नवीन आपके अलग से अभी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन 2025, जो कि मैंने बोला ये आपका 515 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में 515 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी अधिसूचित की गई है, जिसे दिनांक 15/4/2026 अभी जो आपको 15 अप्रैल आने वाला है से कार्यशील किए जाने की कार्य योजना है। ठीक है। यानी अभी स्वीकृत है और इस अप्रैल के 15 तारीख से इसे जो है आपका कार्यशील किए जाने की योजना है, अभी एक कार्यरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रदेश में स्थापित शक्कर कारखाना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा ध्यान समझना, पहली बार ऐड हुआ है।
हमारे प्रदेश में टोटल 4 शक्कर कारखाने हैं। एक है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना, दूसरा मां महामाया शक्कर कारखाना, तीसरा मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना और चौथा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जिसमें से तो 3 मंदिरों के नाम पर है। एक भोरमदेव मंदिर, दूसरा महामाया मंदिर, तीसरा मां दंतेश्वरी मंदिर और चौथा एक आपके स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। अब इस बार जो है इसमें कुछ नया चीज़ ऐड हुआ है, उससे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन शायद बने। ठीक, सबसे पहले भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थापित है? ये है आपके कवर्धा जिले के रामहेपुर में। मां महामाया शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? सूरजपुर जिले, केतरा ग्राम सूरजपुर में ये स्थित है। मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना कहाँ पर है? करका भाटा बालोद में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कहाँ पर है? पंडरिया आपका कवर्धा में। तो कवर्धा में 2 शक्कर कारखाना, भोरमदेव और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बालोद में 1 और सूरजपुर में 1। हमारे प्रदेश में स्थापित पहला शक्कर कारखाना है भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिसका उत्पादन प्रारंभ हुआ 2000 वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उत्पादन आपका प्रारंभ हुआ ये 2 शक्कर कारखाने, दोनों माता के नाम पे है, मां महामाया शक्कर कारखाना और दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना। एक है सूरजपुर में, एक है बालोद में। दोनों में 2009-10 वित्तीय वर्ष 2009-10 में जो है इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना का उत्पादन प्रारंभ हुआ वित्तीय वर्ष 2016-17 से। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ये कब इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक, अब बात आती है पेराई क्षमता। नेक्स्ट है आपका पेराई क्षमता। पेराई क्षमता जिसे काउंट किया जाता है, इसका मात्रक होता है टीसीडी। टीसीडी का मतलब टन क्रशिंग पर डे, यानी कि अगर आप अभी गर्मी के समय में गन्ने का रस निकाला जाता है, जो आप पीते हैं गन्ने का रस, शुगर कैन, तो आप देखे होंगे उसमें 2 रोलर घूमते रहते हैं, उस रोलर के बीच में उसे क्रश किया जाता है और जब गन्ने को क्रश करते हैं तब लिक्विड फॉर्म में गन्ने का रस निकलता है, तो वही है क्रशिंग। तो भोरमदेव शक्कर कारखाने में 3500 टन गन्ना शुगर केन पर डे, टन क्रशिंग पर डे, ये इसका यूनिट है। 3500 टन इसकी क्षमता है कि एक दिन में 3500 टन आपके गन्ने का यहाँ पे क्रश करके रस निकाला जा सकता है। वैसे ही मां महामाया शक्कर कारखाने का है 2500, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाने का है 1250 और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने का है 2500। तो सर्वाधिक पेराई क्षमता किसकी है पूछा जाए तो वो है भोरमदेव शक्कर कारखाने की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है को जनरेशन पावर प्लांट क्षमता मेगावाट में। को जनरेशन पावर प्लांट क्षमता यानी कि ये जो शक्कर कारखाने हैं इनका अपना खुद का एक को जनरेशन पावर प्लांट है, यानी कि ये बिजली का उत्पादन करते हैं। बिजली का उत्पादन किससे करते हैं? जब आप गन्ने को क्रश करेंगे, गन्ने की पेराई करने के बाद जब गन्ने का रस निकल जाता है तो उसका जो बायोमास बचता है, जिसे बगास कहा जाता है, सीधे साधारण शब्दों में जो गन्ने का जो बचा हुआ भूसा टाइप का होता है, भूसी जो आपका बच जाता है, गन्ना का अपशिष्ट, उसे सुखा करके उसको जलाया जाता है और जला करके बॉयलर के पानी को गर्म करके उसे टरबाइन के ब्लेड पे हाई स्पीड पे छोड़ते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हमारे प्रदेश के जो चारों शक्कर कारखाने हैं उनका अपना को जनरेशन पावर प्लांट है। भोरमदेव शक्कर कारखाने का है 12 मेगावाट का, आपका मां महामाया शक्कर कारखाने का है 6 मेगावाट का, आपके मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाने का है 3 मेगावाट का और सबसे ज्यादा है 14 मेगावाट का सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने का। को जनरेशन पावर प्लांट क्षमता जिसमें गन्ने के बचे हुए जो बायोमास है, जिसे बगास कहा जाता है, यानी कि गन्ने के अपशिष्ट, उसे सुखा करके उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, यानी कि वही उसको जला करके बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म करेंगे, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे, ताकि जो आपके जो शुगर कैन फैक्ट्री है, यानी शक्कर कारखाने हैं, शुगर फैक्ट्री है, शक्कर कारखाने हैं, उसमें उपयोग में आने वाले बिजली की जो खपत है उसका उत्पादन वो खुद कर सके, जिससे अपशिष्ट का भी निपटान हो रहा है, जो गन्ने के जो बचे हुए जो भूसी है उसका भी उपयोग हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षमता का
को जनरेशन पावर प्लांट किसके पास है? सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने के पास। उसके बाद सेकंड नंबर पर है भोरमदेव शक्कर कारखाना 12 मेगावाट, फिर 6 मेगावाट का है मां महामाया शक्कर कारखाना और 3 मेगावाट का है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना। ठीक, अब यहां पर दो वर्ड और लिखा हुआ है, कैप्टिव उपयोग और विद्युत निर्यात। कैप्टिव उपयोग का मतलब 12 मेगावाट क्षमता का इनके पास को जनरेशन पावर प्लांट है, यानी कि इतने मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करते हैं, और इस 12 मेगावाट में से 6 मेगावाट कैप्टिव उपयोग यानी कि स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। जो इतना बड़ा उन्होंने शक्कर कारखाना खोल के रखा है तो उसको चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत है, तो 6 मेगावाट बिजली का उपयोग खुद कारखाने के लिए करते हैं और बचा हुआ जो 6 मेगावाट विद्युत है उसे निर्यात कर दिया जाता है, पावर ग्रिड के माध्यम से निर्यात कर दिया जाता है, बाहर उसे बेचा जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो आपके CSPDCL है उसको ही बेच दिया जाता है ताकि वो उस बिजली को कहीं और टैरिफ रेट पर खपा सके। तो 12 मेगावाट में से 6 मेगावाट खुद के लिए और 6 मेगावाट विद्युत का निर्यात। इसमें आपका जो महामाया शक्कर कारखाना है 6 मेगावाट इसकी क्षमता है, 4 मेगावाट इसका कैप्टिव उपयोग यानी कि स्वयं के कारखाने में उपयोग करता है, 2 मेगावाट ये विद्युत निर्यात करता है। आपका दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना जो कि बालोद के करकाभाटा में है, इसका 3 मेगावाट क्षमता है और पूरी की पूरी अपना क्षमता का उपयोग अपने स्वयं के कारखाने के लिए कैप्टिव उपयोग के लिए रखता है। 14 मेगावाट क्षमता है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने का। इस 14 मेगावाट में से 5 मेगावाट, ठीक है, 5 मेगावाट कैप्टिव उपयोग स्वयं के उपयोग के लिए रखता है और 9 मेगावाट विद्युत जो है निर्यात करता है। उससे भी इनको इनकम होता है। जो बिजली ये निर्यात कर रहे हैं, जो विद्युत निर्यात कर रहे हैं, उससे भी इनकम होगा जो कि शक्कर कारखाने के राजस्व में काउंट होता है। ठीक है, तो गन्ने की पेराई करके गन्ने के रस से शक्कर बना के तो बेच रहे हैं, लेकिन उस गन्ने के बचे हुए जो बायोमास है, जो बगास है, जो उसके अपशिष्ट है, उससे विद्युत उत्पादन करके भी ये अपना कमा रहे हैं। ठीक, अगर देखा जाए हमारे प्रदेश के चारों शक्कर कारखाने की पेराई क्षमता है 9,750 टन क्रशिंग पर डे। टोटल हमारे प्रदेश का इतना आपका पेराई क्षमता है। और अगर बात किया जाए कि प्रदेश में जो 4 शक्कर कारखाने हैं उनमें स्थापित को जनरेशन पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी है चारों शक्कर कारखाने का मिला करके, तो 35 मेगावाट, जिसमें से 18 मेगावाट वो स्वयं उपयोग करते हैं और 17 मेगावाट जो है वो निर्यात करते हैं। ठीक है, इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल ना पहली बार ऐड हुआ है तो इसे अच्छे से याद करना। ठीक, नेक्स्ट है किसानों से गन्ना खरीदी एवं उत्पादन पेराई वर्ष 2024-25 का आंकड़ा है। भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। गन्ने की पेराई मेट्रिक टन 2,78,177 आपके मेट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई भोरमदेव शक्कर कारखाने में, और इतने गन्ने की पेराई करने के बाद 25,901 मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ। कितने मेट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई और शक्कर का उत्पादन कितना कम हुआ। और रिकवरी रेट की बात किया जाए तो रिकवरी रेट यानी कि कितने पेराई के बाद कितना शक्कर बन रहा है, तो रिकवरी रेट है इसका 12.51%। मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिसमें 1,99,520 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई, जिसके कंपैरिजन में 18,398 मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ, रिकवरी रेट रहा 9.27%। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद में 64,648 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई के बाद 6,668 मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ और इसकी रिकवरी क्षमता रही 1.51%। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया जो शक्कर कारखाना है 1,50,153 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई के बाद 16,652 मेट्रिक टन शक्कर का उत्पादन हुआ, रिकवरी रेट रहा आपका 12.49%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,92,498 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई से आपका 67,419 मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन रहा। एवरेज रिकवरी रेट रहा 11.20%।
ये वाले टेबल से भी क्वेश्चन कम आया है। हाँ, शक्कर कारखाने के लोकेशन से क्वेश्चन आया है। एक तरफ शक्कर कारखाना दे देता है, दूसरे तरफ जो है आपके रामेपुर, केतरा, करका भाटा, पंडरिया ऐसे करके दे देगा और सुमेलित कीजिए करके आता है। ठीक, नेक्स्ट है इथेनॉल प्लांट। जैसे कि अभी काफ़ी हाईलाइट बना हुआ है, पेट्रोल की मारामारी चल रही है। ठीक है, पेट्रोल का अकाल पड़ सकता है ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसे देखने के लिए नहीं मिला। हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी मारामारी हो चुकी है। तो प्रदेश सरकार जो है इथेनॉल, वैसे तो इथेनॉल काफ़ी समय से ला रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाएगा। तो जो पेट्रोलियम है उसमें आपका 18% पेट्रोलियम और 20% जो है इथेनॉल ब्लेंड करके अब गाड़ी में दिया जाएगा, वही है ये इथेनॉल। तो गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण। ठीक है, भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि ग्राम रामेपुर कवर्धा में स्थित है, यहां पर 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का यहां पर आपका प्लांट स्थापित हो चुका है। उत्पादन प्रारंभ हो गया है 15/10/2023 से इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां पे 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का यहां पर गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल निर्माण का प्लांट मौजूद है, जो कि NKJ बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के नाम से भी जाना जाता है, इससे समझौता करके ये प्लांट स्थापित किया गया है। तो प्रदेश में किस स्थान पर गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण करने वाला प्लांट स्थापित है पूछा जाए तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, जहां पर 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से ये प्लांट प्रारंभ हो चुका है। इस प्लांट ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इसकी क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन है। इसके अलावा मक्का से, ठीक है, मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, मक्के से इथेनॉल का निर्माण। तो मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, इसमें अभी ट्रायल प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ट्रायल चल रहा है। ये जो आपका मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, ये मौजूद है कोकोड़ी ग्राम कोंडागांव में। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि कहां पर मौजूद है आपका मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, कोकोड़ी ग्राम कोंडागांव में। कोंडागांव और कांकेर को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे भी 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये भी ट्रायल रन पे है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। पहली बार ये चैप्टर आया है, तो इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो फिलहाल अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ बेसिक जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज कि चिप्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऐसे दे देता CHIPS और फिर ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख देगा चिप्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म याद रखना, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। क्या फुल फॉर्म है? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना वर्ष भी याद रखना, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है रायपुर में। फर्म और सोसाइटी अधिनियम 1973 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसके पदेन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी। तो जो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे वो चिप्स के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है। नोडल एजेंसी, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस परियोजना और डिजिटल सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए यह एक नोडल एजेंसी के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, एक तो सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा ई गवर्नेंस परियोजना और डिजिटल सेवा। जितनी भी डिजिटल सेवा छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में जो संचालित है वो सारा चीज का कार्यान्वयन देखता है छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। इसके अंतर्गत, इस चिप्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख परियोजनाएं संचालित है। जैसे कि पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट, जो कि चिप्स की ही एक परियोजना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्य राज्य के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे कि प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि घर बैठे ऑनलाइन प्रदान करने की डिजिटल पहल है। वर्तमान में कुल 79 आपके शासकीय सेवाएं इसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। ठीक है, गुमास्ता लाइसेंस हो गया, प्रमाण पत्र हो गया और भी कई प्रकार के लाइसेंस जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पर हो जाता है। तो ये होता है छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। वर्तमान में आपके टोटल 79 शासकीय सेवाएं प्रदान की जा रही है ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। ये चिप्स के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख परियोजना है।
दूसरा है सीजी स्वान, इसका फुल फॉर्म आ सकता है सीजी स्वान। इसका फुल फॉर्म है सी से छत्तीसगढ़, एस से देखिए सीजी का छत्तीसगढ़, एस से स्टेट, डब्ल्यू से वाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। सीजी स्वान का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका कार्य क्या है, राज्य की मुख्य आईटी अधोसंरचना है। देखिए ये क्या है, राज्य की मुख्य आईटी अधोसंरचना है जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाता है। क्या है, एक आईटी अधोसंरचना है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए एक नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाता है। 33 जिला मुख्यालयों एवं 118 विकास खंड मुख्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है इस सीजी स्वान के अंतर्गत। उपलब्धि की बात की जाए तो अब तक कुल 8120 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालित है। देखो जैसे कि आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे लेन, है ना, वैसे ही आपका ये है आपका WAN वाइड एरिया नेटवर्क, छत्तीसगढ़ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ के, वैसे तो इसका कार्य जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिला मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालयों में जो उनकी ऑनलाइन मीटिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसका संचालन करता है आपका सीजी स्वान। ठीक, नेक्स्ट है एकीकृत ई प्रोक्योर सेंटर परियोजना। इसका कार्य क्या है, सरकारी व्यावसायिक ऑनलाइन निविदा जो टेंडर निकलते हैं और खरीद प्रणाली का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट देखता है। एकीकृत ई प्रोक्योर सेंटर परियोजना कार्य क्या है, जो भी सरकार गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, जो भी व्यावसायिक टेंडर निकलते हैं, वो ऑनलाइन जो टेंडर निकलते हैं, और जो खरीदी प्रणाली होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन खरीदी करता है उसका मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC नई दिल्ली द्वारा विकसित सरकारी ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली GEPNIC का क्रियान्वयन। ठीक, उसके नेक्स्ट है बिल्ड नेक्स्ट परियोजना। बिल्ड नेक्स्ट, इसका कार्य क्या है, ये भी चिप्स के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख परियोजना है। इसमें से कोई भी एक प्रमुख परियोजना दे देगा या पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा चिप्स के अंतर्गत संचालित परियोजना नहीं है, या प्रश्न पूछा जाएगा कि चिप्स के अंतर्गत संचालित परियोजना बिल्ड नेक्स्ट का कार्य क्या है। इसका कार्य है विभागों के लिए पोर्टल, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आदि विकास करना। देखो जैसे कि हमारा एक ऐप है मोर बिजली ऐप, ठीक है, जिसमें आप बिजली बिल का भुगतान करते हैं, बिजली विभाग का है। विभागों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल बनाता है, ठीक है, पोर्टल बनाता है, वेबसाइट बनाता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का कार्य इसी का है। ठीक, वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों के लिए 124 से अधिक वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन का सफलतापूर्वक निर्माण इस बिल्ड नेक्स्ट परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जितने भी आपके जैसे खनिज विभाग का अपना एक पोर्टल है, आपके जैसे मैंने बताया बिजली विभाग का अपना एक मोबाइल ऐप है, ऐसे अलग अलग विभाग का अपना अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, उनका पोर्टल भी होता है, उनका वेबसाइट भी होता है। सारा चीज़ का निर्माण ये बिल्ड नेक्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, जो कि चिप्स की एक परियोजना है। नेक्स्ट है स्टेट डाटा सेंटर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए कार्य क्या है, राज्य का केंद्रीकृत डाटा हब जहां सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित हो। जितने भी अलग अलग विभाग का जो डाटा है उसको एक जगह स्टेट डाटा सेंटर में उसे स्टोर करके रखा जाता है। ऑनलाइन डेटा संचालन, राज्य में लगभग 38 विभागों की 235 विभागीय वेबसाइटों का निरंतर संचालन किया जा रहा है इस आपके स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आधार आधारित सेवाएं एवं प्रमाणितकरण, यानी कि आधार कार्ड। उद्देश्य प्रत्येक निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान कर सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का पारदर्शी, तत्पर एवं लक्ष्यानुसार लाभ सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। यह भी एक परियोजना है आपका चिप्स के अंतर्गत। अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को रजिस्ट्रार तथा चिप्स को नामांकन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। ठीक है,
चिप्स को अधिकृत किया गया है और चिप्स के अंतर्गत ये परियोजना संचालित है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को रजिस्ट्रार के तौर पर अधिकृत किया गया है और चिप्स को नामांकन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है आधार आधारित सेवाओं एवं प्रमाणीकरण के लिए छत्तीसगढ़ में। स्थिति: अब तक कुल 3,13,06,313 आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य संपादित हुए हैं। इसके अंतर्गत विशेष आधार प्रमाणीकरण एवं ई-केवाईसी सेवाओं के माध्यम से कुल 2,29,17,567 ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें मेन जो क्वेश्चन आएगा ना, इनके कार्यों से आएगा, या अधिकृत रजिस्ट्रार के रूप में कौन से अधिकृत है और आपके नामांकन एजेंसी के रूप में कौन अधिकृत है, उनके कार्य क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या एक तरफ जो है आपका दे देगा, नाम दे देगा जैसे बिल्ड नेक्स्ट, और दूसरे साइड जो है उनके कार्य दे देगा और सुमिलित कीजिएगा, क्वेश्चन शायद पूछे इससे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य जियो इंफॉर्मेटिक्स केंद्र परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी भौगोलिक जानकारियों का, ठीक है, भौगोलिक जानकारी, राज्य के सभी भौगोलिक जानकारियों का केंद्रीकरण करना तथा विभिन्न शासकीय विभागों को जियो इंफॉर्मेटिक्स भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सेवाएं प्रदान करना, यानी कि ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जैसे कि आजकल अगर आप देखेंगे तो पटवारी और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, इन सभी का कार्य ऑनलाइन हो गया है क्योंकि भौगोलिक जानकारी केंद्रीकृत कर दिया गया है। 125 GIS डेटाबेस एवं 19,000 से अधिक ग्रामों के जियो रेफरेंस खसरा नक्शों, जो आपकी जमीन है उसका खसरा नंबर होता है, खसरा और नक्शा होता है, खसरा नक्शों को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था, केंद्रीय संस्था है, के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत साझा करना, यह भी इसका कार्य है। लाभ: राष्ट्रीय स्तर पर एग्री स्टेक एवं विभिन्न विभागीय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिला है। नेक्स्ट, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, इसके बारे में अक्सर आपको न्यूज में मिलेगा ही। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल मंच है जो कि चिप्स की ही एक परियोजना है, जो केंद्र राज्य योजनाओं का राज्य विभागवार एवं जिलेवार स्तर पर रियल टाइम निगरानी करता है। राज्य की सरकार की जो भी आपकी परियोजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की जो भी परियोजनाएं चल रही है, अलग अलग विभाग की अलग अलग जिलों के आधार पर उसका रियल टाइम निगरानी करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम। क्या है? युवाओं को उच्च तकनीक के साथ शासन प्रक्रिया से जोड़ने का एक अभिनव पहल है। यह क्रियान्वित किया जा रहा है जुलाई 2025 से। चयन: इस मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अवसर: जो चयनित आपके विद्यार्थी या उम्मीदवार है, चयनित उम्मीदवारों को IIIT नया रायपुर में एमटेक डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DSAI जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, विषय में 2 वर्षीय कार्यक्रम हेतु शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाएगा। अब ये जो IIIT रायपुर में जो पढ़ करके निकलेंगे, इन प्रतिभागियों को 9 माह संस्थान में शैक्षणिक अध्ययन तथा 15 माह राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यानुभव प्रदान किया जाएगा। अब इससे सरकार का लाभ क्या होगा? जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए आपके AI आ रहे हैं, AI का टाइम आ गया है। तो युवा वर्ग को इस मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार हर साल 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करेगी। उन्हें अपने खर्च पर IIIT नया रायपुर में एमटेक डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में 2 साल कार्यक्रम में, यानी कि 2 साल का उन्हें शैक्षणिक अध्ययन कराया जाएगा। शैक्षणिक अध्ययन होने के बाद 9 माह संस्थान में शैक्षणिक अध्ययन, यानी कि जो एक तो आपका बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल शैक्षणिक अध्ययन तथा 15 माह राज्य शासन के विभिन्न, यानी कि डायरेक्ट उन्हें राज्य शासन के अलग अलग विभागों में उनको कार्यानुभव प्रदान किया जाएगा, यानी कि राज्य शासन के विभागों के साथ मिलकर के ये कार्य करेंगे और उन्हें कार्यशैली के आधार पर उन्हें जॉब भी प्रदान किया जाएगा।
अगर वो कुशल तरीके से चीज़ों को संभाल रहे विभागों को आज के नए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, तो उन्हें इसके अंतर्गत एक तो सरकार पढ़ाई का खर्च कर करके उन्हें पढ़ा रही है, और जो कुशल तरीके से जो शिक्षित होकर के आ रहे हैं उन युवाओं को नौकरी पे रखेगी। ठीक है, तो यानी कि इससे युवा वर्ग और सरकार दोनों को फायदा हो रहा है। जो अलग अलग विभाग में जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए युवा को अवसर मिलेगा। ठीक। कोर्ट केस मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों से संबंधित न्यायालयीन मामलों की प्रभावी निगरानी, ट्रैकिंग एवं प्रबंधन के लिए विकसित किया गया। यह भी आपका कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम एक परियोजना है चिप्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है चिप्स द्वारा अन्य विभागों को तकनीकी सहायता। अभी तक तो परियोजना चला, अब अन्य विभागों को ये तकनीकी सहायता ही प्रदान करता है। जैसे कि मैंने कहा था वेबसाइट बिल्ड नेक्स्ट बनाया गया पोर्टल। छत्तीसगढ़ ऑनलाइन 2.0 खनिज विभाग का है। प्राथमिक उद्देश्य खनन संचालन के हर चरण में अनुपालन सुनिश्चित करना, राजस्व रिसाव यानी कि कहाँ खर्च हो रहा है या कहीं पे जो है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, जो भी खर्च और लेन देन में जो राजस्व रिसाव हो रहा है, जो लीकेज हो रहा है, उसको रोकना है। ठीक है, तो ये आपका खनिज ऑनलाइन इसे जो है आपका तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एकल खिड़की प्रणाली SWS सिंगल विंडो सिस्टम जो कि उद्योग संचालनालय के अंतर्गत आता है, ये प्रारंभ किया गया था जुलाई 2025 से। यह प्रणाली राज्य में व्यापार और उद्योग को सरल बनाने और निवेशकों और उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियां, लाइसेंस और NOC एक ही पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक। और एक है आपका वाहन ट्रैकिंग सिस्टम VTS व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। महिलाओं, बच्चों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फ्रेमवर्क, जो कि दिल्ली में आपका निर्भया कांड हुआ था, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना था। निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय कमर्शियल वाहनों एवं स्कूल बसों में पैनिक बटन एवं GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन वास्तव में कोई पैनिक बटन काम नहीं करता। हर एक गाड़ी में जो है ड्राइवर के पीछे सीट पर या जहां पर महिलाएं बैठती है उस सीट पर, अगर बसों की बात किया जाए तो पैनिक बटन रहता है। अगर कहीं भी महिला को कोई खतरा महसूस हुआ या कमर्शियल व्हीकल जिसमें महिला ट्रैवल कर रही है, आज के डेट में उबर ओला हो गए, उसे पैनिक बटन दिया रहता है। अगर कहीं पर भी मुसीबत लगा महिला को तो पैनिक बटन दबा सकती है, उसका अलर्ट सीधा जो है आपके पुलिस विभाग को पहुंच जाता है और उस महिला को त्वरित वहां पर जो है उसे सहायता प्रदान किया जाता है। तो वही पैनिक बटन और GPS आधारित यानी कि वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, जैसे कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या गूगल मैप देखें, गूगल मैप में जैसे या आप जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जैसे रियल टाइम पे निगरानी होता है कि कहाँ पर वो ड्राइवर कहाँ तक पहुँचा है, तो वैसे रियल टाइम ट्रैकिंग होता है GPS आधारित वाहनों का। डायल 112 के माध्यम से वाहन ट्रैकिंग सिस्टम तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। अब तक राज्य में 55,000 से अधिक शासकीय कमर्शियल वाहन, स्कूल बसें, परिवहन विभाग एवं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के दिशा निर्देशों के अनुसार सिस्टम ऑनबोर्ड किया गया है। देने के लिए तो बहुत कुछ दिया गया है इस चैप्टर में, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कुछ आपके टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया भोरमदेव शक्कर कारखाने का को जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता, कैप्टिव उपयोग और आपका विद्युत निर्यात, इसको आपको मेन याद करना है। इसमें से आपको एक तो चिप्स का फुल फॉर्म याद करना है, क्या है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। दूसरा ई डिस्ट्रिक्ट, तीसरा CG स्वान, ठीक है। चौथा बिल्ड नेक्स्ट, इसको याद कर लेना है ना। उसके बाद एक अटल मॉनिटरिंग पोर्टल और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम, इतने को याद करना। इसके बाद ये सब चीज़ें दिया गया है, कैसे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टाइम कुछ नया डाटा ऐड हुआ है, देखते हैं आने वाले समय में कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इथेनॉल सप्लाई वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 70,000 क्विंटल मक्का खरीदे जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 31/12/2025 तक की स्थिति में 21,268.76 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है एवं 28 लाख लीटर इथेनॉल का विक्रय पब्लिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को किया जा चुका है। वही मक्का आपका जो एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है ग्राम ककोड़ी और कोंडागांव में, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में
यानी कि जो 2025 है उसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। इसके उपलक्ष्य में नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन सशक्तिकरण हेतु 18 नवंबर 2025 को सहकारी समिति सम्मेलन का आयोजन किया था। हो सकता है क्वेश्चन बने। नाबार्ड ने राज्य के 12 विशिष्ट कृषि उत्पादों के भौगोलिक संकेतक जीआई पंजीकरण के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को पंजीकरण हेतु 26.40 लाख रुपए की राशि अनुदान हेतु स्वीकृत की है। नेक्स्ट, नाबार्ड की 7 सहायक कंपनियां जो विशिष्ट क्षेत्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के विशेषज्ञों के साथ संस्थान के विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए स्थापित की गई है। प्रत्येक सहायक कंपनी का कार्य विवरण नाबार्ड के वेबसाइट में उपलब्ध है। यह सहायक कंपनियां कौन कौन सी है, नाम एक बार देख लीजिए। नैब किसान फिनांस लिमिटेड, नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, नैब फिंस लिमिटेड, नैब फाउंडेशन, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नैब वेंचर्स, नैब संरक्षण। 7 उसकी सहायक कंपनियां हैं, शायद क्वेश्चन बने। तो यहां होता है आपका अध्याय 6 बैंकिंग एवं सूचना प्रणाली समाप्त। बेसिक टाइप की क्वेश्चन शायद बन सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट होगा। अध्याय 7 कृषि, अध्याय 8 वानिकी, अध्याय 9 खनिज, अध्याय 10 उद्योग, अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना। बाद के जितने भी चैप्टर है सब के सब इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उससे देखने मिलेगा ही आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।